नमस्कार। केवीएम यूट्यूब चैनल के सभी दर्शकों का मैं धर्मेंद्र गोस्वामी स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, सर्द मौसम है और इस साल का आखिरी महीना चल रहा है और कुछ दिनों के बाद नया साल भी आने वाला है। तो इस कड़ी में जाते हुए वर्ष में कुछ ऐसे लोगों से हम आपको मिलवाने का प्रयास कर रहे हैं जिन्होंने इस वर्ष बहुत खूबियां हासिल की और उन्होंने कुछ नए मुकाम हासिल किए। इनसे मिलिए कार्यक्रम में आज के हमारे जो मेहमान हैं वो सुनील भादु हैं, जो कि विजयपाल सिंह जी, जो कि रत्ताखेड़ा के किसान हैं, उनके सुपुत्र हैं और आज हमारे स्टूडियो में आए हैं। इनसे विशेष मुलाकात में हम आपको एक ऐसा हैरत अंगेज अनुभव बताना चाहेंगे कि जो अक्सर देखने और सुनने में नहीं। कहते हैं कि परिंदों को नहीं मिलती तालीम कुरान की, वो खुद ही ढूंढ लेते हैं बुलंदी आसमान। क्या बात। ऐसा ही कुछ सुनील ने करके दिखाया है कि इनका चयन, इनकी सिलेक्शन एनएसटी स्कूल, जो कि भारत सरकार की संस्कृति मंत्रालय का है, बेंगलोर में। और मजेदार बात यह है कि हजारों विद्यार्थियों ने उसके लिए परीक्षा दी और उसमें मात्र 20 परीक्षार्थी चुने गए और उनमें से एक नंबर जिला फतेहाबाद के रतिया क्षेत्र के रत्ताखेड़ा गांव के रहने वाले सुनील का। सबसे पहले केवीएम चैनल के सभी दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम, राम राम, सत श्री अकाल, आदाब। और आपको बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मुझे आमंत्रित किया स्टूडियो में इंटरव्यू लेने के लिए। तो आप बोल रहे थे कि जो रातें आप कहीं सोए नहीं हैं, ये सच है। मैं यहाँ से बेंगलोर जाने का मेरा सफ़र 4 दिनों का था ट्रेन में, तो मैं 4 रातें नहीं सोया था क्योंकि मेरे पास जनरल टिकट था और स्लीपर से मैं गया था तो सीट ही नहीं थी। तो और इसके अलावा पीछे जो मेहनत है, क्योंकि ये अपने हिंदुस्तान के एक सबसे बड़े परीक्षाओं में से एक है, थिएटर की परीक्षा। तो इसमें ऑफ कोर्स मैंने बहुत मेहनत की थी। जहाँ भी मैं काम करता था अपने गुरुजनों के साथ, जहाँ मैं सीखता था, तो फील्ड ही ऐसी है कला की कि नींद और ये सब चीज़ें भूल जाते थे। तो मेहनत तो अपनी जगह थी। लेकिन आप एक बड़े ऐसे इलाके से हैं जहाँ पर अभिनय का बहुत कम बोलबाला है। बिल्कुल। और उसके साथ साथ आप यहाँ कोई ट्रेनिंग सेंटर भी नहीं है, या। ज्यादा प्लेस नहीं होते, नहीं, शोज नहीं होते, थिएटर्स नहीं है, एडिटोरियम नहीं है। तो इस परिवेश में आपने जन्म लेकर और अपनी इस मुकाम को हासिल करने में जो महारत हासिल की है, हमारे इस क्षेत्र का नाम भी रोशन किया है। इसको लेकर कई तरह के जो प्रश्न हैं वो हमारे को एंकर साहिल गोसाई के जहन में भी आ रहे हैं। तो ये भी आपसे पूछना जरूर साहिल। शुक्रिया। सबसे पहले मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस कहना चाहूँगा कि आप इतने बड़े संस्थान एनएसडी, जिसका नाम हमारे पूरे भारतवर्ष में लिया जाता है, और उसमें आपका सिलेक्शन हुआ है। तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा भाई, जैसे कि आप एक एग्रीकल्चर बेस्ड जगह से आते हैं, जो हमारा रतिया शहर है, तो उसमें एग्रीकल्चर से इस कल्चर की तरफ आपका रुझान कैसे, मतलब किस तरीके आपकी सोच थी कि आप इतना ज़्यादा प्रेरित हुए कि आपने इसे अभिनय को अपना चुना? वो ऐसा था कि मैं कल्चर से एग्री हो गया तो एग्रीकल्चर से होते हुए भी मैंने अपना रुख कल्चर की तरफ कर लिया। वो इसलिए क्योंकि मैं एक किसान परिवार में पैदा हुआ हूँ। मेरे पापा किसानी करते थे, अब भी करते हैं। तो जिस कल्चर में मैं हूँ, तो मैं बचपन से देखता आया हूँ कि बहुत सारा जो हमारी संस्कृति का हिस्सा है, जैसे हमारे यहाँ सेडल माता की धोक लगती है, दिवाली, होली, ये सब त्योहार हो गए, है ना, और बासिड़े की धोक लगती है, और मतलब रात जगाई जाती है जिसमें पूरी पूरी रात भर जो औरतें हैं वो गीत गाती है। तो इन रिचुअल्स को मैंने जैसे समझा, और थिएटर फील्ड में जब मैंने ये डिसाइड किया कि जाना है, तो थिएटर तो है ही कल्चर, मतलब कि उसमें तो डिफरेंट काइंड ऑफ कल्चर जो है उसको दिखाया जाता है किसी प्ले के माध्यम से या किसी प्रस्तुति के माध्यम से उसमें, और किसी बार एक ही प्ले में बहुत सारे कल्चर होते हैं। तो कल्चर का स्टडी करना और कल्चर को जीना, ये मेरे लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर था। तो एग्रीकल्चर परिवार से होते हुए भी फिर मैं कल्चर में और थिएटर में आ गया। बिल्कुल, आपने जो एग्रीकल्चर को एग्री कर आपने ये जोड़ा है वो एक आपका अभिनय का प्रस्तुति बयान कर रहा है, हिस्सा कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं और दूसरी चीज मैं और जोड़ना चाहूंगा कि इसके
परीक्षा के अंदर, इम्तिहान में, ऑडिशन में एक प्रस्तुति हमें देनी होती है अपने फोक की, अपने लोक की। तो वहाँ भी वही कल्चर था, मतलब मैंने अपने, जैसे हम राजस्थानी लोग हैं, उसी बैकग्राउंड से आते हैं, मतलब परजासर हमारा गांव था, ये फलोदी तहसील जोधपुर में। तो वहाँ बातपोशी नाम की एक परंपरा है, तो मैंने अपना प्रस्तुति बातपोशी में दिया, अपने कल्चर में। तो इसके अलावा और कौन कौन से इंटरेस्ट मैं जानना चाहूँगा सुनील भाई, कि आपके जो आपको इस अभिनय में मदद करते हैं। साहिल भाई, अभिनय एक ऐसी चीज़ है कि आपके जीवन का हर एक्सपीरियंस जो है, कोई भी हमारा जो अनुभव है ज़िंदगी का, खट्टा मीठा, सुख दुख, जितनी तरह के हैं, हर एक्सपीरियंस इस एक्टिंग आर्ट में काम आता है। दैट्स ऑल द रॉ मटेरियल फॉर दैट, है ना। जैसे मैं ज़िंदगी के जिन अनुभवों से गुजर रहा हूँ, हर कोई अपनी, मतलब कि हम अपनी ज़िंदगी से गुजरते हैं, तो जो अपने अनुभव हैं ज़िंदगी जीने को लेकर, वही अपने को अभिनय में काम आएंगे, बिल्कुल, है ना। तो इसके अलावा मैं बचपन में, जैसे मैं घुड़सवारी किया करता था, अभी भी करता हूँ। मेरे चाचा मुझे घुड़सवारी कराते, मेरे नाना जी मुझे घुड़सवारी सिखाते थे, मैं करता था। और मैं स्केचिंग, पेंटिंग वगैरह करता हूँ एक्रेलिक से, और पोइम वोइम लिख लेता हूँ, और घूमने फिरने का बहुत शौक है, और ये खड़ताल प्ले करने का शौक है, मतलब बहुत सारे शौक है, और दे ऑल आर सपोर्टिंग इन एक्टिंग। काफ़ी अच्छे तरीके में आपने बयां किया अपना जो इंटरेस्ट है। मैं दूसरा आपसे ये पूछना चाहता था कि एनएसडी एक इतना बड़ा संस्थान है जिसमें बड़े बड़े धुरंधर हमारे सिनेमा के, जैसे नवाजुद्दीन सिद्दीकी, नसरुद्दीन शाह जी और प्रसन्ना जी, बिल्कुल। तो वो इतने बड़े बड़े धुरंधरों को आपके लिए इंस्पिरेशन कौन थी कि जिससे आपने ये सिलेक्ट किया कि एनएसडी में आपने जाना है? जैसे मैं फ्रीलांसिंग थिएटर करता था श्री केवल धालीवाल जी के साथ, जो पंजाब के शिरोमणि नाटककार हैं। वहाँ मैंने सबसे पहले 2017 में मैंने अपनी वर्कशॉप लगाई थी, 1 महीने की फुल डे वर्कशॉप, मतलब दिन रात वहीं रहना, और हमने 4 से 5 प्ले किए थे, पंजाबी प्लेस। तो मैं एक तो उन्हीं से इंस्पायर था कि उनके काम करने का तरीका, उनके सिखाने का तरीका, उनका प्ले तैयार करने का तरीका, इंस्ट्रक्शन देने का। और इसके अलावा जैसे प्रसन्ना है, वो जो अपनी इंडियन मेथड एक्टिंग है, उसके वो एक तरह से लीड ट्रेनर है, मतलब उनकी समझ कमाल की है। मैं अभी तक उन तक नहीं पहुंचा हूँ, मैंने मुलाकात नहीं की, बट मुझे पक्का विश्वास है कि एक दिन मेरी उनसे मुलाकात होगी एज ए ट्रेनर, मतलब वो मैं उनकी कोई वर्कशॉप लगाऊंगा किसी तरीके से। तो प्रसन्ना जी से मैं बहुत इंस्पायर था, और नवाजुद्दीन सिद्दीकी, इरफान खान, नसरुद्दीन शाह, ओमपुरी, ये सब तो खैर हम सभी जानते हैं कि इनका जब अपन पर्दे में या किसी फिल्म या नाटक में देखते हैं, तो इनका अभिनय बहुत नेचुरल होता है और लाइफ को छूता है। हमें देख के लगता नहीं कि ये एक्टिंग कर रहे हैं, लग रहे हैं कि ये उस चीज़ को जी रहे हैं अपने अंदर। तो मतलब नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से निकले हुए जितने भी एक्टर हैं, आर्टिस्ट हैं, या जो वहाँ से नहीं भी निकले हैं, जिन्होंने, जैसे मनोज बाजपेयी जी हैं, वो किसी इंस्टीट्यूट से नहीं, लेकिन कमाल के पंकज त्रिपाठी जी हैं, पंकज त्रिपाठी जी एनएसडी से हैं। तो इनके एक्टिंग में इतनी बारीकी है, और जो इन्होंने सालों साल जो उस कला का जो अभ्यास किया है एज ए प्रैक्टिशनर, मतलब थिएटर प्रैक्टिशनर, जो उन्होंने अभ्यास किया है, वो उनके उस जो अपन उनका चरित्र देखते हैं, अभिनय देखते हैं, उसमें स्पष्ट दिखता है, वो बहुत अलग है। तो तभी से मेरी इच्छा थी कि यार मुझे इस तरह की अगर मौका मिले इस तरह की ट्रेनिंग लेने का, मैं लेना चाहूँगा। सुनील, मैंने जो ऑब्जर्व किया है पिछले 20-30 साल में, पत्रकारिता के साथ साथ अभिनय भी मेरा एक फील्ड रहा है। जी जी। ताकि जो फिल्म में एक्टर्स काम करते हैं, जी जी, उनमें कहीं ना कहीं जाइनेटिक एक एक्टिंग आती है। जैसे धर्मेंद्र के बेटे में सनी देओल हैं, बॉबी देओल हैं, या आप यूं मानिए कि जिस प्रकार से ये अपने सलमान खान हैं, उनके भाई भांजा, ये सब लोग हैं। और ऐसे ही कई और किरदार, अमिताभ बच्चन के, अभिषेक बच्चन हैं। हालांकि मेरे ख्याल से उन्होंने कहीं से ट्रेनिंग नहीं, लेकिन जो एनएसडी से आते हैं, उनका आगे पीछे आपकी तरह कोई भी एक्टिंग फील्ड में पारिवारिक लेना देना नहीं होता। वो बारीकियां पैदा की जाती हैं, वो उनके खून में होती हैं शायद। तो आपको कैसा लगता है इस नजर से, किस नजर से देखते हैं आप कि एनएसडी में क्या ऐसी संजीवनी बूटी है जो एक आम आदमी में कला के गुण भर देती है? देखिए, जैसे आपने बोला कि उनके खून में वो एक्टिंग के गुण हो सकते हैं, लेकिन हम तो ऐसे बैकग्राउंड से हैं कि हमारे तो समाज में भी थिएटर और ऐसी चीजों को ज्यादा अच्छे नजरिए से अब भी नहीं देखा जाता। उनको देखना अच्छा लगता है, उनके बीच में से कोई नहीं करे जाके वहाँ, है ना। और तो दूसरा ये है कि मुझे जहाँ तक लगता है कि उनके खून में एक्टिंग हो सकती है, लेकिन हमारे खून में जीवन है, जो हमने अपने मम्मी पापा के साथ, अपने परिवार समाज में जो जिया है,
एकदम खेतों में रह के, किसानी परिवार, है ना? तो उसमें वो जीवन हमने इतना लाइफ को इतना डीप जिया है और बहुत ही उतार चढ़ाव ज़िंदगी के सुख दुख देखे कि वो रच बस गया है। और कि कोई भी हम जब एक कोई कैरेक्टर प्ले करते हैं, थिएटर में कुछ किरदार अदा कर रहे हैं हम, तो उसमें वो दरअसल एक लाइफ का रिफ्लेक्शन है। तो हम वही रिफ्लेक्ट करते हैं जो हमने जिया है, ये चीज़। और दूसरा आपने बोले कि वहाँ ऐसी क्या जड़ी बूटी होती होगी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में या किसी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में जो दे देते तो इतने अच्छे सब लोग करने लगते हैं। वहाँ जड़ी बूटी तो ऐसा कुछ नहीं, लेकिन आप कह सकते हो कि वहाँ की जो ट्रेनिंग है वो बहुत हार्ड है और बहुत डिसिप्लिन वे में है। आपने हार्ड की बात करी, जहाँ तक मैंने सुना है या पढ़ा है मैंने कि वहाँ पे सुबह 7 बजे से लेकर और जी। रात को 9 बजे तक की क्लास होती है। यस, और मेरे ख्याल सरकार का, भारत सरकार का एकमात्र शायद ऐसा संस्थान है जहाँ जी। रविवार की, संडे की भी छुट्टी नहीं नहीं होती। होती। हाँ। तो इतनी मेहनत में क्या आप ढल पाएंगे, इतना कुछ कर पाएंगे कि एक्टिंग के लिए इतना जुनून, इतना जज्बा आप में है? इतनी मेहनत में तो मैं पहले ही डला हुआ हूँ। मतलब अभी मैं रास कला मंच सफीदों में रवि मोहन जी के साथ काम करता था। तो अब वहाँ तो आप अभी मैं कह रहा हूँ आपको कि 9 बजे 7 से 9 तक क्लासेस होती है। हमारे यहाँ क्या होता था कि सुबह 4 बजे तक हमारा रिहर्सल चलता था प्ले का। तो हमने एक फौजियों का नाटक किया था मिलिट्री बेस, वो रेजांगला द लास्ट डे ऑफ कैंप। तो वो उस्ताद जी हमें सुबह 3 या 4 बजे छोड़ते थे। इतनी रिहर्सल चलती थी और हम 6 बजे वापस आ जाते थे। और वो उस प्ले का प्रोसेस था कि तुम लोग अपने हैबिट को तोड़ो, ब्रेक करो उसको। जैसे ब्रेख्त हैं वेस्टर्न कंट्रीज में जो थिएटर के बहुत बड़े उस्ताद हुए हैं, उनकी एक थ्योरी है द थ्योरी ऑफ एलिवेशन, कि कोई चीज़ मूड है जैसे उसको तोड़ देना, एकदम से कुछ और हो जाना। तो वो हमारा, क्योंकि वो फौजी के किरदार में उनको लाना था, तो हमारी आदतें, हमारे खाने पीने का टाइम सब उन्होंने तहस नहस करके रख दिया। तो उसका आप पर क्या असर पड़ता है जो आम जीवन में है? तो क्या सीखने को मिलता है मतलब ऐसे? उसमें एज एन आर्टिस्ट हुँ, हुँ। हमें एक मतलब जैसे मुझे एक बहुत नया किरदार मिला था जो मैंने इससे पहले कोई प्ले नहीं किया था। उससे बड़ा था कि उसमें कोई एंट्री एग्जिट नहीं थी हुँ, हुँ। उस किरदार में। मतलब 1 घंटे और 40 मिनट का वो प्ले होगा। तो उसमें हम एक बार जितने 8 किरदार हैं उसमें 8 फौजी हैं हुँ, और वो लास्ट डे की घटना है। हुँ, हुँ। जब मतलब बहुत सारे फौजी शहीद हो चुके हैं और उधर से चाइना बॉर्डर से हमला हो रहा है। तो और दूसरा कि उस मेरे किरदार के में पैर में उसके गोली लगी हुई है। हुँ, हुँ। तो उस और -40 डिग्री का तापमान है जो हम स्टेज पे आप समझ सकते हैं कहीं हाँ। आपने थिएटर किया हुआ है कि उस सब चीज़ों को मेंटेन करना था अपने किरदार में। तो उस तक पहुंचाने के लिए हमारे डायरेक्टर ने हमारे साथ ये प्रोसेस किया हुँ, हुँ। कि हम जहाँ रहते थे ना, तो हम ऐसे ही रहते थे जैसे फौजी रहते, एक दूसरे से बात भी वैसे ही करेंगे। जो हमारे एक कमलदीप जी खटक हमारे एक्टिंग ट्रेनर थे, वो हमारे साथ कमांडर की तरह पेश आते थे। सुबह वो एकदम कहते थे फौजियों उठ जाओ, और एकदम से सभी जाग जाते थे। मतलब कि वो कहते थे कि उठो, ऐसे ही आंख वाँख मत मलो, बस उठ जाओ तुम लोग एकदम से, है ना। और मैस में बात कर रहे हैं तो भाई तू घर कब जा रहा है, तेरी कब छुट्टी होगी और क्या लाएगा खाने के लिए, संदेशे आते हैं, संदेशे आते हैं, भाभी कैसी है, और ये सब बातें होती थी, है ना। और हमारा फिजिकल ट्रेनिंग बहुत होता था। हुँ, हुँ। जैसे सुबह 4 बजे अब लोग हम ग्राउंड में निकल जाते थे हम्म। विद ड्रेस। मतलब गर्मी के टाइम में हम लोग ये टोपी और उनकी स्वेटर और सब डाले हुए हैं। सुनील, तो ये यहाँ एक मेरे साथ जी, जी। घटना हुई थी। मैं कॉलेज का स्टूडेंट था जब, जी, तब जी, हमने जी। एक नाटक खेला था औरंगजेब की आखिरी रात। हाँ, तो जब औरंगजेब की आखिरी रात होती है तो वो अपनी सारी जिंदगी को, दारा शिको सबको याद Yes, करता yes, है। yes. और उसमें वो बड़ी एक वो किरदार मैंने निभाने का मुझे मौका मिला था। और मेरी जो सफेद रंग की दाढ़ी और वो मूंछें और कपड़े बड़े अलग तरह के थे। और हम उस मेकअप में जब हम बाहर होटल पे खाना खाने गए थे तो जो वेटर था वो मेरे को बार बार आता, बाबा जी फुल्का, बाबा जी फुल्का। जबकि मैं बाबा जी नहीं था, मैं हाँ। बुजुर्ग नहीं था, मैं तो 19 साल का, 20 साल का युवक था। मतलब आप किरदार में थे। किरदार में था मैं। आपके साथ कभी ऐसा हुआ है किसी ने सच्ची का फौजी मान लिया हो या कुछ ऐसा कर दिया ये हो? मेरे इसी नाटक में हुआ था और बहुत ताजा घटना है कि मैं और मेरा दोस्त हुँ, हुँ। हम उस ड्रेस में ब्रेड लेने गए थे एक डेयरी पे। ब्रेड और हम मिल्क हमें लेना था वहाँ से, ब्राउन ब्रेड और मिल्क। तो हमने ले लिया और जब हम पैसे देने लगे तो उसने मना कर दिया। कहता अरे सर आप क्या बार बार आते हो क्या? ठीक है, मतलब जो इंडियन आर्मी है वो मतलब हम तो उनका कर्ज ही नहीं चुका सैल्यूट सकते, करते ये हैं। तो 100-150 का भी नहीं है, हम इसके पैसे नहीं लेंगे।
तब मैंने मतलब अपने दोस्त को हमने एक दूसरे की तरफ देखा, मैंने कहा यार ये तो अपने को असली फौजी समझ लिया है। तो ये आपकी सफलता है ना? तो फिर हमने उसको बाय रिक्वेस्ट दिए कि यार नहीं सर कोई बात नहीं, हम ये तो देना चाहते हैं। आपने उनको बताया कि हम नहीं, हमने उस समय नहीं बताया। और दूसरा ये है कि एक प्रोसेस ये किया गया था कि सबका ड्रेस और सब सेटअप तैयार करके सबको बाजार में भेजा गया, और उनके पास कोई पैसे नहीं थे। उनको बोला था कि आपको किसी भी शॉप पे जाके कुछ सामान लेके आना है, कन्विंस करके कि यू आर ए सोल्जर। तो वो कोई मतलब वायर लेके आया, कोई ये मेडिसिन लेके आया, कोई ब्रेड, दूध। तो उन्होंने जाके बोला कि हमारा यहाँ ट्रक खराब हो गया है और हम रुके हुए हैं और हमें ये सामान चाहिए और हमारे पास पैसे नहीं है। सर बोलो अरे सर आप डबल लेके जाइए। जिन लोगों ने कन्विंस किया अपने किरदार तो ये से। फौज के प्रति मैं सम्मान हाँ। प्रति करता हूँ, सैल्यूट करता हूँ उन फौजियों सबको। को जो कि -50, 60 और 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में बाहर बर्फ पर खड़े रहते हैं बिल्कुल। ताकि हम चैन से हम चैन से सो सकें। और दूसरा मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये प्ले करने के दौरान मैं ऑडियंस से भी ये कहना चाहता हूँ कि जो हमारी इंडियन आर्मी है, मतलब सैल्यूट है उसको, हम सभी का, कि हम उस दर्द को जान भी नहीं पाते। हमने प्ले किया ना तो हम 50% ही छू पाए उस चीज़ को, वो भी नहीं छू पाए होंगे। लेकिन उनकी लाइफ का जो दर्द है ना, परिवार को छोड़ के जाना, कब आएंगे नहीं आएंगे कुछ पता नहीं है, लौटेंगे कि नहीं, और फिर इतने मुश्किल हालात में रहना, और वो जब जंग हो जाए तो आपके साथी जो है आपके साथ कल शाम को खाना खाया था, आपके साथ हंस बोल रहा था और वो अब नहीं है। सोचो मतलब हमें रोना आ जाता था वो चीजें जब हमें महसूस कराई जाती थी। और इमोशन का ये जो खेल है, हाँ। इसी का नाम तो थिएटर है। एग्जैक्टली। और ये थिएटर जो है ये एक भारतीय संस्कृति की सबसे प्राचीन कला है। प्राचीन कला है, फिल्में बाद में भरत आई। मुनि के समय से। भारत मुनि के समय से ये चलती आ रही हैं। हाँ। हम बातों में इतने इमोशन हो गए थे, वही हाँ। काम हो गया कि जिसने ब्रेड फ्री दे दिया था उसने तो दे दिया, पर हम आपकी चाय भूल गए थे देना, इसलिए ये चाय जरूर लीजिए आप साथ में। थैंक यू और क्योंकि आप भी साए हैं और साहिल भी चाय लेंगे, ताकि ये भी पीते रहिए और साथ साथ में आप बात जारी रखिए, अपना उत्तर भी जारी रखिए। जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं केवीएम के दर्शक, तो जो कला का अभ्यास करने वाले, चाहे कोई संगीत में है, चित्रकारी में है, अभिनय में है, लेखन में है, मैं उससे यही कहना चाहता हूँ कि आप अपने अंदर की मौलिक कला को जगाने की कोशिश करें। मतलब कॉपी नहीं करें कभी किसी को, और ट्रेंड को फॉलो नहीं करें। पहली बात तो ये हुई। दूसरी कि आप अपने आप को खोजें, और मतलब अपने आप को कला में नहीं देखें बल्कि अपने अंदर कला को देखें, कि जो परमात्मा ने या ऑलमाइटी ने आपके अंदर जो इनबिल्ट करके भेजा है, और वो हिडन है, मतलब वो छुपा हुआ है अंदर। तो उस अभ्यास को जारी रखें, और अपने आसपास के लोगों को, अपने आसपास जो आपके कला है, आपके तकिए पे बना हुआ कोई फूल भी हो सकता है ना, या आप बाहर निकलें तो कोई पेंटिंग हो सकती है कहीं भी लगी हुई, चाहे पत्थर की हो, किसी भी तरह की, उसको आप आसपास को देखना शुरू करें। जो जैसे संगीत में हो गए, या फिर आप अच्छी फिल्में देखें, जो आर्ट फिल्में हैं, कमर्शियल फिल्में जो नहीं है, जो हटके है कुछ, एक पैरेलल सिनेमा जिसको कहते हैं। आप अच्छे नाटक देखें, यूट्यूब पे भी अब तो अवेलेबल है। इसके अलावा जैसे योगा हो गया, प्राणायाम हो गया, मेडिटेशन हो गया, ये सब चीज़ें जब आप करेंगे तो आप पाएंगे कि आपके अंदर जो हिडन है वो अनहिडन होने लगेगा। धीरे धीरे वो चीज़ बाहर आएगी, और वो अभ्यास से ही आती है। कला का कोई शॉर्टकट नहीं है आर्ट के अंदर, कि हम कोई शॉर्टकट करके या फिर हम बहुत अच्छा गेटअप बना के या कुछ बाहरी चीज़ों पे काम करके हम कलाकार बन जाएंगे। नहीं, कलाकार बना नहीं जाता, कलाकार हुआ जाता है जीवन जीने के तरीके से, है ना। सुनील जी आप चाय पिए, मैं दर्शकों से थोड़ी बात करूं जी। कि हमारे जो दर्शक इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, केवीएम के स्टूडियो में एक्टिंग की भी एक क्लास चलती है, जिसमें अभिनय के गुर सिखाए जाते हैं जी। और जिसमें स्पीच के गुर सिखाए जाते हैं, एंकरिंग के बारे में बताया जाता है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है। तो इन सब चीजों को, जनरल नॉलेज के बारे में है, जो कि आज के किसी भी क्षेत्र में जाने के लिए, चाहे वो करंट अफेयर है, ग्रुप डिस्कशन है, आज भी हम ग्रुप डिस्कशन कर रहे हैं। यस। इट्स नॉट ए इंटरव्यू, नॉट ए इंटरव्यू, इट इज ए रियलिटी शो मैं कहूंगा। ये हमारी ये जीडी है, तो आप भी इस जीडी में शामिल हो सकते हैं। तो ये सारी क्लासेस लगातार हमारी चलती हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट की मीडिया क्लासेस भी चलती हैं, जिसमें पत्रकारिता भी सिखाई जाती है। तो ये आप लोगों के लिए एक तोहफा है, आप अवेल कर सकते हैं जब चाहें। हमारे इन
स्क्रीन पे जो नंबर चल रहे हैं इन पे बेल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं और हमारे से समय लेकर आप भी हमारे स्टूडियो में आकर ये ट्रेनिंग ले सकते हैं। अगर सुनील बंगलौर पहुंच सकता है तो इन जैसा कोई और कलाकार, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो जवान हो, बुजुर्ग हो, वो भी पहुंच सकता है, क्योंकि कला की कोई उम्र नहीं होती, वो बिल्कुल। किसी भी उम्र में आगे आ सकता है। और एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगा सबसे कि आप नेचर से जुड़ें। कला के लिए आप नेचर से जुड़ें, क्योंकि नेचर से ही हर तरह की कला का जन्म हुआ है। हमारा जन्म भी नेचर से हुआ और हमारे अंदर जो कला कोई जन्म लेगी तो वो भी जब हम प्रकृति के साथ कनेक्ट हो जाएंगे और एटलीस्ट वो, और मैं केवीएम के सभी दर्शकों से कहना चाहता हूँ कि अगर आपको थिएटर या इस तरह की किसी भी कला में इंटरेस्ट है तो आप धर्मेंद्र गोस्वामी जी से आप संपर्क करें। आप मेरे से इनके जरिए आप कभी संपर्क करें। ऑलवेज माई डोर्स आर ओपन फॉर यू। इसी उम्मीद के साथ कि गुलशन भी रहेगा, फूल भी खिलेंगे, भगवान ने चाहा तो फिर भी मिलेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं धर्मेंद्र गोस्वामी, हमारे आज के मेहमान सुनील, को होस्ट हमारे साहिल गोसाई और कैमरामैन हर्ष कुमार के साथ आपसे आज्ञा चाहता हूं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जय हिंद।